तो साथ की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और आज हम शुरुआत करेंगे आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए। जी हां, आज पूरे देश में उत्साह के साथ ईद मनाई जा रही है और 2 साल बाद कोरोना काल में हमने देखा कि कितनी पाबंदियां थी, लेकिन 2 साल के बाद आज उत्साह के साथ पूरे देश भर में ईद मनाई जा रही है। भोपाल और रायपुर में आपको बता दें कि ईद की पहली नमाज पढ़ी जा चुकी है। भोपाल के ईदगाह में ईद की नमाज हो रही है और शहर के दूसरे मस्जिदों में भी विशेष नमाज अदा की जा रही है। रायपुर के ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जा रही। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्साह के साथ आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। दिल्ली और भोपाल की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकले और आज ईद की जो सुबह की पहली नमाज होती है वो अदा की गई। तो 2 साल बाद उत्साह के साथ पूरे देश भर में ईद मनाई जा रही। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर भोपाल की है। दिल्ली में आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय की तमाम लोग अब मस्जिदों की तरफ रुख कर रहे हैं और नमाज अदा की गई है। जो पहली नमाज होती है बेहद खास होती है और बेहद पाक उसे माना जाता है और पहली नमाज अदा करने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला। आप देख सकते हैं गले लगा करके एक दूसरे को ईद की बधाई दी जा रही। दूसरी तस्वीर हम आपको भोपाल की दिखा रहे हैं। ईदगाह में ईद की नमाज हुई। ताजुल मस्जिद जो भोपाल का सबसे बड़ा ईदगाह है और खासा वहां पर उत्साह देखा जा रहा है लोगों के बीच। आप देख सकते हैं वहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। इस बार की ईद इसलिए बेहद खास है क्योंकि अभी तक हमने जो 2 साल तक ईद मनाई, कई तरह की हर जगह एक से बढ़कर एक नजारे देखने को मिल रहे हैं। तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकले और जो सुबह की पहली नमाज होती है वो अभी कई मस्जिदों में पढ़ी जा रही। रायपुर और भोपाल की बात करें तो पहली नमाज पढ़ ली गई है। तो रायपुर के ईदगाह में भी मस्जिदों में भी ईद की पहली नमाज पढ़ी जा रही है और इसके साथ ये दुआ कि पूरे देश के साथ ही पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि रहे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ना सिर्फ भोपाल और दिल्ली में बल्कि इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरह उत्साह के साथ ईद मनाई जा रही है। मस्जिदों में आज नमाज अदा की गई है। सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकले और मस्जिदों की तरफ रुक के और जो मस्जिद नहीं पहुंच पाए घर पे ही उन्होंने ईद की पहली नमाज अदा की है। और ये भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फोन से भी 2 कैमरा से भी है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दी कि शहर की दूसरी मस्जिदों में भी विशेष नमाज अदा की जाएगी और इस बार की ईद इसलिए बेहद खास क्योंकि 2 साल के लंबी पाबंदियों के बाद इस बार जो ईद का पर्व है बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है ईद की। इसके साथ ही इन तस्वीरों को देखकर के आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जब किसी विशेष समुदाय का कोई भी पर्व होता है तो काफ़ी हिंसक घटनाएं देखने को मिली, लेकिन इस बार इस तरह की कोई भी हिंसक घटनाएं ना हो इसलिए पुलिस के तरफ से भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अबे बच्चों को बोल कर लेंगे। चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं खरगोन की। खरगोन में आज दिन भर कर्फ्यू रहेगा। जी अभी तक हमने आपको बताया था कि 9 घंटे तक की छूट दी जा रही थी कर्फ्यू में, लेकिन आज दिन भर कर्फ्यू लगा रहेगा क्योंकि ईद के साथ ही परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया है और इस दौरान सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे और कोई भी हिंसक घटना ना हो इसलिए 1300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और ईद की नमाज भी घरों में ही पढ़ी जाएगी। परशुराम जयंती भी घर पर ही मनाई जाएगी। दोनों समाज की बैठक हुई थी, उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। खरगोन एसडीएम ने पूरी गाइडलाइन भी जारी की है और ये जानकारी भी दी है। खरगोन एसडीएम मिलन डोके ने इसकी जानकारी दी है। तो खरगोन में आज दिन भर कर्फ्यू रहेगा। शहर में 1300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ईद की नमाज भी घरों में ही पढ़ने के आदेश जारी किए गए हैं। बाकायदा पूरी गाइडलाइन जारी की गई। परशुराम जयंती भी घर पर ही मनाई जाएगी। इसके साथ ही दोनों समाज की बैठक में फैसला लिया गया है। इससे पहले आपको बता दें, लगातार कर्फ्यू में 9 घंटे तक की छूट दी जा रही थी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी जा रही थी, लेकिन ये तय था कि आने वाले दिनों में जब इस तरह के त्योहार या कोई बड़ा पर्व होगा तो कर्फ्यू में राहत नहीं दी जाएगी। खरगोन में आज दिन भर कर्फ्यू रहेगा। जो ईद की पहली नमाज है और जो तमाम नमाजें हैं वो घर में ही पढ़ने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही आज परशुराम जयंती भी है, अक्षय तृतीया भी है, इसलिए कर्फ्यू में राहत नहीं रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं खरगोन का। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ रहे हैं। शशिकांत, आज ईद है, अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है और ऐसे में अभी तक जो 9 घंटे की राहत दी जा रही थी आज वो बंद रहेगी, और क्या कुछ गाइडलाइन दी गई है प्रशासन की तरफ से और कैसी व्यवस्था है? जी, मैं बता दूं, आज खरगोन में कर्फ्यू का लगातार 23वां दिन है और आज 23वें दिन जिला प्रशासन पर आज पूरे दिन कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान आज ईद की नमाज नहीं सकता है को लेकर जो है पुलिस द्वारा कल रात में प्रशासन द्वारा कल रात को ही आदेश जारी कर दिए थे। वहीं पर रात पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तो आज खरगोन शहर में 13 को पुलिस कर्मियों का बल लगाया गया है। साथ ही इस DI और DSP को भी संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए। बता दें कि रामनवमी की हिंसा के बाद में आज जो है बड़ा त्योहार सहित परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया एक साथ तीनों त्योहार होने से पुलिस सजग है और तेज है। बात की जाए अगर दूसरी धार्मिक आयोजनों की, तो वो आज धार्मिक आयोजन पर भी किसी तरह से कोई छूट नहीं दी गई। न तो इसमें कोई जुलूस निकल पाएगा, कोई सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम कर पाएगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, अभी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शशिकांत। तो चलिए बढ़ते आगे। तो खरगोन में कर्फ्यू के लिहाज से आज का दिन बेहद सख्त रहने वाला है, लेकिन बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दे, त्योहार को लेकर के पुलिस हाई अलर्ट पर है। ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में 3000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। मस्जिदों और कलश यात्रा पर खासतौर पर पुलिस का पहरा रहने वाला है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। ड्रोन से निगरानी होगी, कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी और इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल ज्यादा तैनात रहेगा ताकि वहां पर कोई भी हिंसक या अप्रिय घटना ना होने पाए। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी में 3000 से भी ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। मस्जिदों और कलश यात्रा पर खासतौर पर पहरा रहेगा। आज परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, इस मौके पर कलश यात्राएं निकाली जाती है। तो वहीं आज एक के बाद एक मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। ऐसे में किसी भी तरह की हिंसक झड़प ना होने पाए, शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल रहे, इसलिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी, कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की जाएगी और तमाम ऐसे इलाके जो बेहद संवेदनशील रहते हैं वहां पर पुलिस बल मुस्तैद रहेगा। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, आज अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस है। सीएम भूपेश बघेल आज परंपरागत विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। खेत में ट्रैक्टर भी चलाएंगे, बीज बुआई करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ डॉपलर वेदर राडार की स्थापना का आज शिलान्यास करेंगे। मिलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो अनुसंधान कार्य योजना है उसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा। कृषि रोजगार मोबाइल ऐप की भी लॉन्चिंग होगी। किसानों को उन्नत बीज, पौध सामग्री, कृषि यंत्रों का आज वितरण किया जाएगा। तो आज माटी पूजन दिवस जो कि खास तौर पर मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया के मौके पर, और आज उस मौके पर कृषि संबंधित कई विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है और जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कृषि रोजगार मोबाइल ऐप की भी लॉन्चिंग होगी, यानी कि आज ऐसे बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात मिलेगी जो कि किसानों और कृषि से जुड़े हुए हैं।
तो आज अक्षय तृतीया के मौके पर माटी पूजन दिवस के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल आज प्रदेशवासियों को ढेर सारी सौगातें देने जा रहे हैं। किसानों को किस तरह से उन्नत कृषि की ओर बढ़ाया जाए, उन्नत बीज पौध सामग्री, कृषि यंत्रों का आज वितरण किया जाएगा। आपको बता दें अक्षय तृतीया नई फसल के लिए और किसानों के लिए बेहद खास रहता है। माना जाता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वो अक्षय रहता है और किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास, और इसलिए किसानों को आज ढेर सारी विकास कार्यों की सौगात देंगे। बढ़ते हैं आगे। अक्षय तृतीया पर छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस मनाया जाएगा। माटी पूजन दिवस पर राजधानी में राज्य स्तरीय आयोजन भी किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल होंगे। इस मौके पर राज्य भर में कार्यक्रम होंगे और इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित किसान और दूसरे नागरिक भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी इसे जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने के लिए कवायद बता रही है। किसानों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और वो उस दिन ये तय करते हैं कि जो उनके पास बीज बचा हुआ है वो आने वाले जो 1 महीने बाद मानसून आने वाला उस बीज का उपयोग सही होगा कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा किसानों के लिए त्यौहार है जब वो अपने आने वाली फसल, जो आने वाला मानसून, आने वाली फसल सही हो पाएगी कि नहीं, उसकी एक टेस्टिंग करते हैं, अपने माटी को पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और ये प्रदेश की सरकार तो हर त्योहारों में नौटंकी करने लगी है। भारत की संस्कृति है, हम सोकर भी उठते हैं तो धरती को नमन करते हैं और पांव छूकर आगे बढ़ते हैं। ये सरकार वर्मी कंपोस्ट के नाम पर घटिया गोबर और मट्टी दे रही है, जिसको डालने से खेत में जीव जंतु कीटाणु बढ़ रहे हैं, फिर केमिकल डालते हैं जिससे उर्वरक क्षमता कम हो रही है। लोगों का पलायन शुरू है। 10% से ज्यादा किसान छत्तीसगढ़ से पलायन कर चुके हैं क्योंकि 1 लाख बिजली पंप के कनेक्शन पेंडिंग है। ये सरकार दे नहीं पा रही है। सरकार कर्ज में डूब चुकी है, डिफाल्टर हो चुकी है सरकार। नौटंकी बंद करें, काम करें। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आज परशुराम जयंती भी है और इस मौके पर भव्य आयोजन किया जाएगा। आज मूर्ति का अनावरण किया जाएगा भगवान परशुराम की। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके साथ महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी भी उनमें सम्मिलित होंगे और इसके लिए वो भोपाल पहुंच चुके हैं। आज अक्षय तृतीया के मौके पर भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम भगवान की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जिसमें महामंडलेश्वर अवधेशानंद भी शामिल होंगे और इसमें सम्मिलित होने के लिए वो भोपाल पहुंच चुके हैं और इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज के इस खास भव्य समारोह में शिरकत करेंगे। तो आज परशुराम जयंती है और अक्षय तृतीया है। परशुराम जयंती पर आज कई भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। परशुराम जयंती की अगर बात की जाए तो आज परशुराम भगवान की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सम्मिलित होंगे और उनके ही साथ महामंडलेश्वर भी आज के इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो परशुराम जयंती और आज अक्षय तृतीया है। परशुराम जयंती के मौके पर भव्य आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षय तृतीया पर आज आपको बता दें जमकर खरीदारी की जाती है और माना जाता है कि आज के दिन अक्षय तृतीया पर अगर आप दान करते हैं या कुछ खरीदी करते हैं तो उसका जो फल रहता है वो अक्षय रहता है, कभी खत्म होने वाला नहीं होता। तो ऐसे में आज बाजारों में भी रौनक देखने को मिलेगी, जमकर खरीदारी होगी। एमपी छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो सीएम भूपेश बघेल भी कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो कोरोना महामारी के समय से जारी मंदी से निकलने की कोशिश कर रहे बाजार में शादी ब्याह के सीजन ने रौनक बढ़ा दी है। अक्षय तृतीया से सराफा कारोबारियों ने बड़ी उम्मीद भी लगा रखी है। कोरोना संक्रमण के बीच लगभग 2 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है जब अक्षय तृतीया के दिन काफी शादियां हो रही है। सोने चांदी की कीमतें ज्यादा होने के बाद भी इसकी पूछ परख से सराफा कारोबारी बेहद खुश है। उन्हें इस शुभ मुहूर्त पर बाजार की खोई हुई रौनक लौटने की उम्मीद है। देखिए ये खबर। प्रदेश का सराफा बाजार अक्षय तृतीया को भुनाने के लिए तैयार है। आमतौर पर इस दिन को शादी के लिए अच्छा माना जाता है। इस वजह से साल के इस समय लोग गहनों की खरीदारी भी करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी राजधानी में आभूषणों के कई नए डिजाइन और वैरायटी बाजार में मौजूद हैं। शादियों के सीजन के चलते एक तो मांग वैसे ही बाजार में बनी हुई है, वहीं अक्षय तृतीया के होने से मांग में और तेजी होने की संभावना है।
इस बार अक्षय तृतीया बहुत अच्छा है, लोगों में अच्छा उत्साह है। कुछ भाव भी कम हो गए हैं, 54,000 रुपये का भाव सोना था वो 53,000 के अंदर आ गया है। चांदी भी 70,000 रुपये के लगभग थी, वो अभी 66,000 रुपये तक आ गई है। बिक्री बढ़ाने के लिए ज्वेलर्स ग्राहकों को तरह तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। शादी के लिए सोने के साथ डायमंड के हैवी ज्वेलरी सेट्स भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। मार्केट में डिमांड के हिसाब से फैंसी लाइट ज्वेलरी का अच्छा कलेक्शन भी सराफा कारोबारियों ने रखा है। लोग इस पर डायमंड की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और सोने की बहुत सारी वैरायटी आई हुई, एंटीक कुंदन ज्वेलरी की बहुत सारे आकर्षक वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सोने की कीमत पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा है, फिर भी लोग अपने बजट के मुताबिक खरीदारी कर रहे हैं। अक्षय तृतीया पर सोने और चांदी की ज्वेलरी की खरीदी शुभ मानी जाती है, लिहाजा महंगे भाव होने के बावजूद लोग भीड़ से बचने के लिए ई बुकिंग करा रहे हैं ताकि अक्षय तृतीया के दिन जाकर वो अपने पसंद की ज्वेलरी आसानी से ले सकें। कोरोना की वजह से लगभग 2 साल तक लोगों ने ज्वेलरी की खरीदी से दूरी बनाए रखी, लेकिन बाजार खुलने के बाद से महिलाओं में ज्वेलरी की नई डिजाइन को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। 2 साल से मैं अपने आप को रोक के रखी थी। अक्षय तृतीया का शुभ दिन आया है तो मैं ज्वेलरी लेने आई हूँ और अभी से बुकिंग करा रही हूँ। कितना इंतजार किए थे? 2-3 साल से इंतजार किए थे। लॉकडाउन के बाद अब ऐसा है सर कि अब शॉपिंग करने का मजा ही कुछ अलग है। अक्षय तृतीया का मतलब ये है कि जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए अक्षय तृतीया के अवसर पे हम लोग पहले से बुकिंग करा रहे हैं। 2 साल से कोरोना काल में अक्षय तृतीया अच्छे से हम लोग मना नहीं पाए थे और इस वर्ष मैंने कोरोना जो है अभी कम है, अक्षय तृतीया है तो उसी के अवसर पर आज बुकिंग करा के जा रहे हैं। लगभग 2 साल तक कोरोना संक्रमण के कारण मार्केट में सोने चांदी की पूछ परख नहीं होने से सराफा कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में अक्षय तृतीया पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने के साथ साथ अच्छे कारोबार की भी उम्मीद है। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। अगर आप जबलपुर वासी हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। ओमती में स्थित जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर इस बार नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईद पर होने वाली नमाज को लेकर सहमति बनाई गई है। पुलिस और मुस्लिम समाज के बीच ये सहमति बनी है। बैठक में ईद पर 2 पालियों में नमाज होगी, सुबह 9 बजे और फिर 10:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। आपको बता दें, अब तक ओमती के पास जो मस्जिद है वहां पर हम देखते आए थे कि किस तरह से सड़क पर ही नमाज अदा की जाती थी अलग अलग पालियों में, लेकिन इस बार मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। पुलिस और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच बैठक हुई और उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। सड़क पर ना होकर के 2 पालियों में नमाज अदा की जाएगी, सुबह 9 बजे और फिर उसके बाद सुबह 10:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। चलिए रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। रायपुर के देवपुरी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक लिफ्ट कारोबारी की आधी रात को पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं उसके बेटे को भी अधमरा कर दिया गया, जिसकी हालत गंभीर है। कोटा इलाके के कारोबारी मनोज भालाधरे अपने बेटे कुणाल के साथ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दवा कारोबारी दिलीप रहेजा के यहां लिफ्ट लगाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान दिलीप रहेजा और उसके 2 बेटों से कारोबारी का विवाद हो गया। फिर दिलीप और उसके दोनों बेटों ने मनोज और उसके बेटे कुणाल को जमकर पीटा। कुणाल अपने पिता की जान की भीख मांगता रहा, लेकिन दिलीप और उसके बेटों पर तो जैसे खून सवार हो गया हो। मारने से जब मनोज की मौत हो गई तो उन्होंने उसकी लाश दुकान से बाहर निकालकर ड्राइवर से अस्पताल भिजवा दिया और कुणाल को बेसमेंट में बंधक बना लिया। माना थाने की पुलिस ने हत्या का केस रजिस्टर किया है और फरार बाप बेटों की तलाश की जा रही है। राजधानी रायपुर के डूमरथरई मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक लिफ्ट लगाने गए कारोबारी और उसके बेटे की बेदम पिटाई हुई है। उसमें बताया जा रहा है कि लिफ्ट कारोबारी मनोज मेश्राम की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई और उनके जो बेटे हैं कुणाल मेश्राम वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वो हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला था, किसके द्वारा मारपीट की गई और क्या हादसा हुआ वहाँ। सर हमने वहाँ पे ना कुछ दिन पहले लिफ्ट लगाई थी, तो क्या है वो जब वो रोप लपेटती है ना तो वो लिफ्ट आवाज़ करती है, यानी वो रोप आवाज़ करती है। तो हमने उसको बोला कि 1 महीने बाद वो लिफ्ट आवाज़ करना बंद हो जाएगी, कि उसमें ऑयल ग्रीस लगाए थे हमने। तो उसने बोला फिर 1 महीने बाद पैसा लेना। पापा ने बोला ठीक है मैं आपके पापा से बात कर लूँगा। तो उनने बोला पापा से क्यों बात करोगे, जो हूँ मैं हूँ, मेरे से बात करो। फिर उनने ऊँची आवाज़ में बात करना शुरू किया। मैंने पापा के साथ तू मैं किया, तो उसने पापा के साथ तू मैं किया ना, तो पापा ने उसको ऐसे उंगली दिखाए, तो उसने ऐसे उंगली दिखाया ना, तो उनने पापा का गला पकड़ लिया। फिर पापा ने उनको ऐसे धक्का दिया ना, तो उसके बाद उनने उनको
धक्का दिया, तो मैंने पापा और उसको हटा रहा था। तो फिर उसके बाद पापा बाहर जाके गिर गए, तो पहले उनको झापड़ मारा, फिर उनके बाद वो गिर गए तो उनको बांस मारा उनने। फिर उसके बाद मैं पापा की नर्व्स चेक की कि कैसी है कि नहीं है करके। तो फिर उसने ना, मैं चेक की, मैंने बोला पापा की नर्व्स नहीं है करके। तो फिर उसने जाके ना सर जाके चेक किया, बोलता है हम लोग को पागल मत बना, बोला उसने सर। तो उसके बाद फिर वो लोग हॉस्पिटल लेके गए। फिर मेरे को वहाँ पे उनने शटर गिरा के वहाँ पे दोनों भाई ने मारा, फिर उसके एक वर्कर ने आके मारा मेरे को सर। उसके बाद फिर ये अस्पताल लेके आए हैं? फिर उसके बाद उनके किसी वर्कर ने मेरे को बाइक से यहाँ पे हॉस्पिटल छोड़ा और मेरे पापा को उनके ड्राइवर ने उनको यहाँ ले आके आया। हम यहाँ दिखा सकते हैं कि ये जो आपको चोटें लगी हैं, देखिए ये कितनी बेरहमी से यहाँ पे पिटाई की गई है। यहाँ पे किस चीज़ से मारा गया है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि बांस से इनको बेदम पिटाई की गई है, डंडों से, राडों से मारा गया है। यहाँ इनके पैरों में चोट है, पेट में चोट है। और जिस तरीके से इस हादसे में एक कारोबारी मनोज मेश्राम की मौके पे मौत हो गई, इससे साफ समझा जा सकता है कि कितनी बेदम पिटाई की गई और कितनी बेरहमी से पिटाई की गई। फिलहाल अभी माना थाना पुलिस जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी है। कैमरामैन मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और अब बात करते हैं कोयले के संकट की। जी हाँ, कोयले की कमी के कारण गहराते बिजली संकट के बीच रेलवे ने यात्री ट्रेनों की जगह कोल रैक को प्राथमिकता देना तेज कर दिया है। खास तौर पर कोल ब्लॉक और थर्मल पावर प्लांट्स वाली 4 रूटों पर मालगाड़ियों को बिना देरी के 24 घंटे चलाया जा रहा है। इनमें कटनी सिंगरौली रूट, बीना कटनी रूट और इटारसी जबलपुर कटनी रूट पर यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को पास किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक 1 अप्रैल से 2 मई तक करीब 32 दिनों में कोयले के 84 रैक लोड किए गए हैं, जबकि करीब 1000 रैक अनलोड किए गए। पश्चिम मध्य रेलवे में आने वाले 8 थर्मल पावर प्लांट्स में से 4 कोटा मंडल और 2 जबलपुर और भोपाल मंडल में आते हैं, जहां मालगाड़ियों के संचालन को प्राथमिकता दी जा रही है। कोल ट्रांसपोर्टेशन टू द थर्मल पावर प्लांट्स बहुत तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है कोल रेक्स को, सो दैट जो टर्न अराउंड है कोल रेक्स का वो भी बढ़े और जल्दी से जल्दी कोयला थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंचे। चलिए, और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। नमस्कार।